नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी कहानी वाली दोस्त। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई नदी और दो प्यारे दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूं, जिनकी दोस्ती और हिम्मत ने एक बड़े रहस्य को सुलझाया। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर पर चलने के लिए। दृश्य एक, सुंदरवन गांव और चमकीली नदी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास सुंदरवन नाम का एक छोटा सा प्यारा सा गांव था। इस गांव की सबसे खास बात थी यहाँ बहने वाली एक नदी। इस नदी का नाम था चमकीली नदी। इसका पानी इतना साफ और चमकदार था कि दिन में सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो वह हीरे मोतियों की तरह चमकने लगती थी। रात में चांद की रोशनी में भी उसकी चमक देखते ही बनती थी। गांव के सभी लोग इस नदी से बहुत प्यार करते थे। नदी का पानी इतना शुद्ध था कि लोग उसे पीते थे, खेतों में सिंचाई करते थे और बच्चों के लिए तो वह खेलने का सबसे पसंदीदा मैदान थी। गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे। एक था राजू, जो बहुत शरारती और बहादुर था, और दूसरी थी पिंकी, जो बहुत समझदार और दयालु थी। वे दोनों अक्सर नदी किनारे खेलते, पत्थर उछालते और मछलियों को पानी में तैरते देखते रहते थे। उनके लिए चमकीली नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनका सबसे अच्छा दोस्त थी। वे नदी के किनारे बैठकर घंटों बातें करते और अपनी छोटी छोटी कहानियां एक दूसरे को सुनाते थे। नदी की कलकल करती आवाज उनके बचपन की मधुर धुन थी। दृश्य दो, नदी की चमक का फीका पड़ना। एक दिन राजू और पिंकी रोज की तरह नदी किनारे खेलने पहुंचे, लेकिन आज कुछ अलग था। चमकीली नदी की चमक कुछ फीकी पड़ गई थी। पानी पहले जैसा साफ और चमकदार नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें थोड़ी थोड़ी गंदगी और मिट्टी घुलने लगी थी। राजू, देखो, पिंकी ने कहा, हमारी चमकीली नदी आज उदास लग रही है। इसकी चमक कहाँ गई? राजू ने भी ध्यान से देखा। हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो। इसका पानी भी उतना ठंडा और साफ नहीं है। गांव के बड़े बूढ़े भी नदी के बदलते रूप को देखकर चिंतित थे। गांव के मुखिया ने कहा, मैंने कभी चमकीली नदी को ऐसे उदास नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे इसकी जादुई शक्ति कम हो रही है। एक बूढ़ी दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुराने लोग कहते थे कि इस नदी की चमक एक जादुई चमकीले पत्थर की वजह से है। अगर वह पत्थर अपनी जगह से हट जाए या उसकी चमक कम हो जाए, तो नदी भी अपनी शक्ति खो देती है। राजू और पिंकी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में कुछ करने का विचार आया। दृश्य तीन, जादुई तितली चमकी से मुलाकात। राजू और पिंकी नदी की इस हालत से बहुत दुखी थे। वे दोनों फैसला करते हैं कि वे उस जादुई चमकीले पत्थर को ढूंढकर नदी की चमक वापस लाएंगे। उन्होंने अपने छोटे से थैले में कुछ बिस्कुट, पानी की बोतल और एक पुरानी टॉर्च रखी। पिंकी, हमें जंगल के उस पार जाना होगा। दादी ने बताया था कि वह पत्थर बहुत गहरे जंगल में छिपा है। राजू ने कहा। पिंकी ने सिर हिलाया, हाँ, और हमें बहुत सावधान रहना होगा। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, एक खूबसूरत इंद्रधनुषी रंगों वाली तितली उनके सामने मंडराने लगी। उसकी पंखों से हल्की हल्की चमक निकल रही थी। नमस्ते प्यारे बच्चों, तितली ने एक मीठी आवाज में कहा, मैं जादुई तितली चमकी हूँ। मैं तुम्हारी हिम्मत और नदी के प्रति तुम्हारे प्यार को देख रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे उस चमकीले पत्थर के बारे में थोड़ी जानकारी है। राजू और पिंकी हैरान रह गए। एक बोलने वाली जादुई तितली? सच में? राजू ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, चमकी ने कहा, लेकिन रास्ता मुश्किल है। क्या तुम तैयार हो? हम तैयार हैं, राजू और पिंकी ने एक साथ कहा। दृश्य चार, फुसफुसाते जंगल का रहस्य। चमकी तितली आगे आगे उड़ रही थी और राजू पिंकी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां पेड़ इतने करीब थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे पहुंच पाती थी। इस जंगल का नाम था फुसफुसाता जंगल। यहाँ पेड़ों की पत्तियों से अजीब अजीब फुसफुसाहट की आवाजें आती थी, जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। ये आवाजें इतनी डरावनी और भ्रमित करने वाली थी कि कोई भी रास्ता भटक सकता था। मुझे डर लग रहा है, राजू, पिंकी ने फुसफुसाते हुए कहा। ये आवाजें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, चमकी तितली मुस्कुराई। डरो मत प्यारे बच्चों, ये आवाजें सिर्फ उन लोगों को रास्ता भटकाती हैं जो डरते हैं।
तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सुननी है और अपनी हिम्मत पर भरोसा रखना है। चमकी ने एक खास धुन गुनगुनाना शुरू किया। यह धुन बहुत मीठी और शांत करने वाली थी। जैसे ही चमकी ने गाना गाया, पेड़ों की फुसफुसाहट धीरे धीरे कम होने लगी और उन्हें एक साफ रास्ता दिखाई देने लगा। चमकी ने समझाया, तुम्हें हमेशा अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए, बाहरी शोर से भटकना नहीं चाहिए। दृश्य 5। रूठे हुए भालू की मदद। फुसफुसाते जंगल से निकलने के बाद वे एक सुंदर बगीचे में पहुंचे जहां स्वादिष्ट फल और रंग-बिरंगे फूल खिले थे। लेकिन बगीचे के बीच में एक बड़ा भूरा भालू उदास बैठा था। उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। यह भालू रूठा हुआ भालू के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह हमेशा अकेला और उदास रहता था। चमकी ने कहा, हमें इस भालू से मदद लेनी पड़ेगी। यह जंगल के सारे रास्तों को जानता है, लेकिन यह कभी किसी से बात नहीं करता। नमस्ते भालू चाचा, पिंकी ने प्यार से कहा। भालू ने सिर्फ घुरघुराकर जवाब दिया। राजू ने अपनी बिस्कुट का पैकेट निकाला और भालू की ओर बढ़ाया। ये लीजिए भालू चाचा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बिस्कुट खाइए, शायद आपका मूड ठीक हो जाए। भालू ने हैरानी से बिस्कुट लिए और खाने लगा। राजू और पिंकी ने उसे अपनी यात्रा के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह चमकीले पत्थर तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकता है। भालू ने बिस्कुट खाकर खुश होकर एक तरफ रास्ता दिखाया और बोला, आगे एक गुफा है, वही रास्ता दिखाएगी। दृश्य 6। गाती हुई गुफा की पहेली। रूठे हुए भालू की बताई हुई दिशा में चलते हुए वे एक ऐसी गुफा के पास पहुंचे जहां से मधुर संगीत की आवाजें आ रही थी। यह थी गाती हुई गुफा। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही संगीत रुक गया और एक भारी आवाज गूंजी, मेरे अंदर सिर्फ वही जा सकता है जो मेरी पहेली सुलझाए। ध्यान से सुनो, मैं सुबह में 4 पैरों पर चलता हूँ, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर। बताओ मैं कौन हूँ? राजू और पिंकी ने एक दूसरे की ओर देखा। यह पहेली तो बड़ी मुश्किल थी। चमकी तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पहेली इंसान के जीवन के बारे में है, प्यारे बच्चों। सोचो, इंसान कैसे बढ़ता है। राजू ने सोचा, बच्चा जब छोटा होता है तो घुटनों के बल चलता है, फिर बड़ा होकर 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी लेकर 3 पैरों पर। इंसान, पिंकी चिल्लाई। सही उत्तर, गुफा की आवाज ने कहा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और दयालुता ने तुम्हें रास्ता दिखाया। आगे बढ़ो। गुफा के अंदर एक रोशनी वाला रास्ता खुल गया। वे बहुत खुश हुए कि उन्होंने एक और बाधा पार कर ली थी। दृश्य 7। स्फटिक झील की खोज। गाती हुई गुफा से निकलने के बाद रास्ता उन्हें एक गहरे, शांत जंगल की ओर ले गया। जंगल में बड़ी बड़ी चट्टानें और पुराने पेड़ थे। चमकी ने बताया, चमकीला पत्थर आमतौर पर पानी के पास ही मिलता है। अब हमें स्फटिक झील ढूंढनी है। वे घंटों चलते रहे। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी, जिससे जंगल में जगह रोशनी के धब्बे बन रहे थे। अचानक उन्होंने दूर से एक नीली चमक देखी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उनके सामने एक अद्भुत झील फैली हुई थी। उसका पानी इतना साफ था कि वे नीचे की चट्टानों को भी साफ साफ देख सकते थे। झील का पानी ऐसा चमक रहा था जैसे उसमें हजारों हीरे बिखरे हों। यही थी स्फटिक झील। वाह, यह कितनी सुंदर है, पिंकी ने खुशी से कहा। हाँ पिंकी, राजू ने कहा, लेकिन चमकीला पत्थर कहाँ है? क्या यह झील के अंदर है? चमकी तितली ने कहा, हाँ, यह झील के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। दृश्य 8। पत्थर के लिए डुबकी। स्फटिक झील बहुत गहरी थी और उसका पानी बहुत ठंडा था। राजू और पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि वे झील के नीचे तक कैसे जाएंगे। चमकी तितली ने झील के किनारे एक पुराना, खोखला पेड़ का तना देखा। देखो बच्चों, हम इसे नाव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे नीचे तक ले जाने के लिए कुछ भारी चीजें चाहिए होंगी। उन्होंने आसपास बड़े बड़े पत्थर ढूंढे और उन्हें तने में रख दिया ताकि वह डूब सके। राजू तैराकी में बहुत अच्छा था। उसने हिम्मत की और बोला, मैं जाऊंगा, मैं चमकीले पत्थर को ढूंढ कर लाऊंगा। चमकी तितली राजू के सिर पर बैठी और अपनी चमक से उसे रास्ता दिखाने लगी। राजू ने गहरी सांस ली और ठंडे पानी में डुबकी लगा दी।
पानी के अंदर भी चमकी की चमक उसे रास्ता दिखा रही थी। वह धीरे धीरे नीचे गया, आंखें गड़ाए चमकीले पत्थर को ढूंढने लगा। पानी के नीचे का दृश्य अद्भुत था, जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। दृश्य 9, चमकीले पत्थर की वापसी। राजू धीरे धीरे झील की गहराई में गया। चमकी की रोशनी उसे सबसे गहरे बिंदु तक ले गई। वहां उसने एक बड़ी चिकनी चट्टान देखी जिस पर बहुत सारी काई जमी हुई थी। जब उसने काई हटाई तो उसके नीचे एक बड़ा गोल पत्थर दिखाई दिया। यह पत्थर शुरुआत में उतना चमकदार नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। यह कुछ फीका और सुस्त लग रहा था। यही है चमकीला पत्थर, चमकी तितली ने मन ही मन कहा। राजू ने पत्थर को उठाया। वह थोड़ा भारी था। वह धीरे धीरे ऊपर आया और खुशी से पिंकी की ओर देखा। पिंकी किनारे पर उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। मिल गया, मिल गया, राजू ने चिल्लाया। लेकिन चमकी, पिंकी ने पूछा, यह तो उतना चमकदार नहीं है। चमकी ने बताया, इसे शुद्ध पानी से साफ करना होगा, जो चमकीली नदी के पास ही है। इसकी चमक वापस आ जाएगी। वे खुशी खुशी चमकीले पत्थर को लेकर वापस गांव की ओर दौड़ पड़े। दृश्य 10, नदी का पुनर्जीवन। राजू, पिंकी और चमकी तितली जितनी जल्दी हो सके चमकीली नदी के पास पहुंचे। गांव के लोग अब भी नदी को देखकर उदास थे। राजू ने सावधानी से चमकीले पत्थर को नदी के किनारे रखा। पिंकी ने चमकीली नदी के स्रोत से थोड़ा साफ पानी लिया, जो अब भी थोड़ा बचा हुआ था, और उससे पत्थर को धीरे धीरे साफ करना शुरू किया। जैसे ही पानी पत्थर पर पड़ा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पत्थर पर जमी काई हटती गई और उसकी चमक वापस आने लगी। पहले एक हल्की सी चमक निकली, फिर वह चमक बढ़ती गई, इतनी तेज कि लोगों की आंखें चौंधिया गईं। चमकीले पत्थर से निकली रोशनी नदी के पानी में फैलने लगी। धीरे धीरे चमकीली नदी का पानी फिर से साफ और चमकदार होने लगा। उसकी पुरानी कलकल करती आवाज भी वापस आ गई। देखते ही देखते पूरी नदी पहले जैसी चमकीली और खूबसूरत हो गई। गांव के लोग यह देखकर खुशी से झूम उठे और तालियां बजाने लगे। दृश्य 11, उत्सव और सीख। चमकीली नदी के वापस चमकने पर पूरे सुंदरवन गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने राजू, पिंकी और चमकी तितली का खूब सम्मान किया। शाम को पूरे गांव में एक छोटा सा उत्सव मनाया गया। बच्चे खुशी से नाच रहे थे और बड़े लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। राजू और पिंकी ने हमारी नदी को बचा लिया, मुखिया ने खुशी से कहा। चमकी तितली राजू और पिंकी के कंधे पर बैठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, तुमने आज सिर्फ एक नदी को नहीं बचाया, बल्कि तुमने यह भी सिखाया कि हिम्मत, दोस्ती और प्रकृति के प्रति प्यार हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। यह चमकीला पत्थर तभी तक अपनी चमक बनाए रखेगा जब तक तुम सब मिलकर इसकी और नदी की देखभाल करते रहोगे। राजू और पिंकी ने वादा किया कि वे हमेशा नदी और जंगल का ध्यान रखेंगे। उन्हें समझ आ गया था कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है और हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। दृश्य 12, आगे की यात्रा। उत्सव के बाद राजू और पिंकी ने चमकी तितली को धन्यवाद दिया। चमकी ने कहा, मैं अब अपनी जादुई दुनिया में वापस जा रही हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं वहां मिलूंगी। चमकी तितला एक चमकती हुई रोशनी में बदल गई और आकाश में उड़ गई। राजू और पिंकी अब गांव के लिए छोटे हीरो बन गए थे। वे अक्सर चमकीली नदी के किनारे बैठकर बातें करते और उसे साफ रखने में मदद करते। उन्होंने पेड़ लगाए और दूसरे बच्चों को भी प्रकृति का सम्मान करना सिखाया। गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन एक बदलाव आ गया था। अब हर कोई नदी और जंगल की अहमियत को समझता था। वे जानते थे कि उन्हें अपनी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें जीवन देती है। राजू और पिंकी ने यह भी सीखा कि अगर हम सब मिलकर काम करें, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उनकी दोस्ती और हिम्मत ने गांव को एक बार फिर से खुशियों से भर दिया था। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, समझदारी और दूसरों के प्रति दयालुता से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें सब कुछ देती है। साथ ही जब हम मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी मजेदार कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।